नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान मापनी चैनल पे। पिछली वीडियो में पिछली जो क्लास हमारी चली थी कक्षा, उस कक्षा में हमने चर्चा की थी वर्णमाला के बारे में। किसमें? वर्णमाला के बारे में। और वर्णमाला के बारे में चर्चा करते हुए हमने स्वर के भेदों पर चर्चा खत्म की थी, समाप्त की थी। आज हम उसके अगले विषय बिंदु पर चर्चा करेंगे। वर्णमाला की जो अगली विषय बिंदु है हमारी, वह क्या है? व्यंजन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वर हमारे कितने थे? 11 थे। उनके भेदों के बारे में, उनके अलग अलग प्रकार से कितने भेद होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आज हम व्यंजन पे चर्चा करेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं। तो आपको पता है कि 33 व्यंजन होते हैं। तो वो 33 व्यंजन कैसे आपके बांटे गए हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, यानी उनको क्या क्या नाम दिया गया है, उनके उच्चारण स्थान क्या हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और ध्यान से आप कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और एक एक पॉइंट को आराम आराम से नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके किसी भी हिंदी के एग्जाम में। हिंदी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप चले जाइएगा, हिंदी पोर्शन में, हिंदी के विभाग में इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। यह बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए कौन सा, जरा ध्यान देखिए कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है भैया? स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। कौन कौन क्या होते हैं? मैंने लिख दिया है, बोल रहा हूं, तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। और दूसरी बात यह कही गई कि व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऐसे वर्ण कहलाते हैं जो स्वर के द्वारा लिखे या फिर बोले जाते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। पहली पॉइंट यह नोट कर लो, आप ध्यान में रखो। अब देखो, मैंने जो शब्द लिया व्यंजन, यह व्यंजन शब्द होता क्या है? व्यंजन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बनाना। क्या होता है? किसी भी चीज को बनाने को ही व्यंजन कहते हैं। आप घर में जो लोग काम करते होंगे उनको इस व्यंजन शब्द का बखूबी मतलब पता होगा, ठीक से पता होगा कि किचन में अगर आप काम करते हो, रसोई में, तो आप जब कोई भोजन बनाते हो तो उस भोजन को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उसी भोजन का नाम क्या देते हैं? व्यंजन दूसरा नाम होता है। अब व्यंजन बनाने के लिए हमें अलग अलग चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सबको मिलाकर तब हम क्या बनाते हैं? व्यंजन बनाते हैं। किसी किसी के मन में अभी बात आ रही होगी कि नहीं सर ऐसा नहीं है, कई ऐसे भोजन हैं जो कि अकेले ही बन जाते हैं। जैसे चावल मन में आ रहा होगा आपका कि चावल में क्या पड़ता है? वो तो अपने बन जाता है। अपने नहीं बनता, चावल में भी आप पानी डालते हो, पानी भी क्या है? उसका दूसरा तत्व है। अगर चावल में पानी ना डालो वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, खराब हो जाएगा, वो खाने योग्य नहीं होगा। तो क्या है? वो जो तत्व मिला, वह मिलकर जब भोजन तैयार हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम व्यंजन बोलते हैं। उसी को हम व्यंजन बोलते हैं। अब हिंदी वर्णमाला के तहत अगर बात करें तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण किसको कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले या फिर लिखे जाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले या फिर लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन कहा जाता है उसको। अब लिखे और बोले दोनों शब्द यूज कर रहा हूं यहां पे, अभी समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने क लिखा हुआ है, देखो जरा, यहां पर मैंने क लिखा है। क्या इसको बोलने में आपका स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंतिम ध्वनि क्या निकल रही है आपके? तो जब आप इसको उच्चारित करोगे, जब आप बोलोगे, तो इसका जो अंतिम ध्वनि आएगा, जब इसको तोड़कर देखो जरा, जब तोड़ोगे तो क धन अ आएगा।
ऐसे आएगा तब जाके ये पूरा क बना। और इसको कैसे बोलोगे, ये जो हलंत युक्त है, ये जो आधा चिन्ह नीचे मैंने लिखा है, ये चिन्ह खींचा, इसको हलंत बोलते हैं संस्कृत में। और संस्कृत में आपको बता दूं यहां पर कि संस्कृत में इसी को व्यंजन मानते हैं, इसको व्यंजन नहीं माना जाता है। संस्कृत भाषा में हलंत युक्त व्यंजन होते हैं, संस्कृत भाषा में हलंत युक्त व्यंजन होते हैं। और हिंदी में क्या किया जाता है, उसी को हम स्वर लगाकर, जो पूर्ण रूप होता है, पूर्ण रूप को ही हम व्यंजन की कैटेगरी में, व्यंजन के विभाग में रखते हैं। यह पॉइंट समझ लेना ठीक से। अब देखो यहां पे इसको क्या बोलोगे, कैसे उच्चारित करोगे। यह होता है क, झटके से, यानी यहां पर अ नहीं आया, यहां पे क, झटके से आपने बोल दिया। अब ये अ जब पूरा पूरा इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क। तो आपने क, तो अंतिम ध्वनि क्या निकल रही है आपके बोलने से, आप स्वयं बोल के चेक कर सकते हो क्या निकल रही है, क, अ निकल रही है। तो इसी को क्या बोलोगे, इसी को बोलते हैं हम व्यंजन। इसी को क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अब एक और चीज समझ लेना यहां पे कि यह मुझे बताओ जरा कि यहां पे क में अ जोड़ा तो क बना। अब मैं क में आ जोड़ दूं, आ भी एक क्या है, स्वर है। अगर आ जोड़ दूं तो क्या यहां पे ऐसे जो का बनेगा, का शब्द बना, ये का जो बना, क्या यह व्यंजन होगा कि नहीं होगा, मुझे यह बता दीजिए। मैंने हलंत युक्त क में आ जोड़ा, आ एक स्वर है और का बन गया, तो का में इस का को हम व्यंजन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर मैं इस क में छोटी ई जोड़ दूं तो ये बन जाएगा कि। अब ये कि जो है वो व्यंजन है या नहीं है, इसका उत्तर दे दीजिए, फिर मैं बताता हूं कि ये है कि नहीं है। चलिए देखिए, समझिएगा इस बात को कि ये जो आपके दिखते हैं, ऐसे ही जब आगे क्रम चलेगा तो क्या आएगा भैया, का, की, कु, कु, के, को, ऐसे आता है के, कई, को, कौ, कंग, कह, क्री, ऐसे आता है ना। ऐसे इस पूरे के पूरे स्वरूप को हम क्या नाम देते हैं, बताने का कष्ट करिए कोई, अगर जानते हैं तो। इस पूरे स्वरूप को क से लेकर क्री तक जब हम बोलते हैं कि क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंग, कह, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बताने का कष्ट करें। इसको हम बोलते हैं 12 खड़ी। इसको क्या बोला जाता है, पहले वह नोट कर लो, फिर इसके बारे में बताऊंगा कि ये व्यंजन है कि नहीं है। 12 खड़ी क्या बोलते हैं इसको, 12 खड़ी। जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे वो 1, 2, 3 में, यानी पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में अपनी क्या 12 खड़ी के बारे में पढ़े होंगे। हिंदी के शिक्षक पढ़ाते होंगे आपको, हिंदी के जो शिक्षक होंगे वो बड़े जोर जोर से पढ़ाते होंगे, हाँ, कि क पे आ की मात्रा बराबर का, हाँ, क पे ई की मात्रा की, क पे बड़ी की मात्रा की, क पे छोटाओ की मात्रा कु, क पे बड़ाओ की मात्रा कु। ये पढ़ाते थे हमारे शिक्षक, 12 खड़ी ऐसे पढ़ाते थे। क पे अंग की मात्रा कंग, ऐसे पढ़ाते थे वो। तो ये 12 खड़ियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी या फिर नहीं पढ़ी तो नाम भी सुना होगा आपने। तो इस 12 खड़ी को मैंने बताया कि 12 खड़ी इसको कहते हैं। क्या इस 12 खड़ी को हम व्यंजन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? क्योंकि मैंने कहा कि स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो यहां तो यह आपकी 12 खड़ियों में क्या दिख रहे हैं, अ, आ, ई, उ, बड़ाऊ, री, ये सारे क्या हैं, ये तो स्वर ही तो हैं। तो मैं तो देख रहा हूं, तो इनको हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो ध्यान रखना एक चीज, 12 खड़ी को हम स्वर व्यंजन बोल सकते हैं, पहले पॉइंट नोट कर लो। और इसका तर्क अभी मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से समझना कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने हिंदी साहित्य में करा होगा, स्नातक या फिर परास्नातक जिन्होंने हिंदी साहित्य में करा होगा, उनको अच्छे से ये बात पता होगी। उनके विषय वस्तु, उनके विषय में एक प्रश्न पत्र आया होगा
ध्वनि विज्ञान, और उस ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत एक इकाई आई होगी स्वनिम विज्ञान। वही स्वनिम विज्ञान 12 खड़ी के अंतर्गत प्रयोग होता है। और स्वनिम विज्ञान में क्या होता है वह समझ लो जरा, कि स्वनिम विज्ञान में ये जो क दिया हुआ है हलंत युक्त, इसको हम स्वनिम बोलते हैं, सॉरी इसको हम संस्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संस्वन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? संस्वन बोलते हैं। और ये जो आपका का, की, कु, ये जो आपकी 12 खड़ियां हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्वनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वनिम बोलते हैं। तो दो शब्द मैंने यूज किया, स्वनिम और संस्वन। और एक चीज ध्यान रखना, ये पीजीटी टीजीटी वाले लोग जिनका एग्जाम आपका 16 तारीख को होने वाला अगस्त में, अगर इस साल आपका मौका चूक गया, ये पॉइंट अगर आपको नहीं मालूम तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि पीजीटी टीजीटी अगर हिंदी से आपने भरा है तो वहां पे हो सकता है इस बारे में आपसे पूछ ले। अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपको स्वनिम और संस्वन के बारे में पता होना जरूरी है। एक शिक्षक होने के नाते आपको जरूरी है, ठीक है। तो स्वनिम और संस्वन के बारे में मैंने बता दिया कि स्वनिम क्या होते हैं, इसको संस्वन बोलते हैं। और ये जो अलग अलग रूप आप देख रहे हो, जो मात्राएं मिलाकर आपकी बन रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संस्वन बोलते, स्वनिम बोलते हैं, सॉरी स्वनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वनिम बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया कि 12 खड़ी आपकी व्यंजन कहलाएगी। अब मुझे यह भी बता देना जरा कि 12 खड़ी का शुद्ध रूप क्या होता है, यानी संस्कृत क्या होता है। क्यों? क्योंकि पूछा जा चुका है एक बार, इसका एक बार पूछा जा चुका है, और कहीं नहीं पूछा गया था, टेट में ही पूछा गया था। तो इसका नोट कर लेना कि इसका द्वादशाक्षरी होता है। क्या होता है? द्वादशाक्षरी होता है। इसका मैं ऊपर नोट कर देता हूं 12 खड़ी का, कि 12 खड़ी का, एक सेकंड, 12 खड़ी का तत्सम रूप जो होता है द्वादशाक्षरी होता है। द्वादशाक्षरी, तो द्वादशाक्षरी, द्वादश धन अक्षरी बराबर द्वादशाक्षरी। जिनको नहीं पता कि तत्सम रूप क्या होता है, वो केवल इतना जानिए कि संस्कृत को ही तत्सम कहते हैं। आगे जब हम शब्द रूप की चर्चा करेंगे तो उसमें तत्सम हम पढ़ेंगे, तत्सम शब्दों पे हम पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। यहां पर केवल इतना ही जानिए कि 12 खड़ी की संस्कृत क्या होती है? द्वादशाक्षरी होती है। इतनी पॉइंट मैंने बताया, आपको समझ में आ गए पॉइंट? आगे बात करें, चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं जरा। क्या बात है भैया, आगे देखिए, इसको मैं मिटा दूं, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। पर आप देख रहे होंगे एक सीरीज लिखी हुई है क से लेकर ह तक। मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन? 33 व्यंजन। तो ये जो 33 व्यंजन आपके हैं, इन 33 व्यंजनों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए ध्यान से, कौन कौन से होते हैं भैया, तो पढ़िए इसको। और आज क ख पढ़िएगा ध्यान से। बहुत लोगों को नहीं आ रहा होगा, भूल गए होंगे, बचपन में पढ़ा था, अब फिर से जरूरत पड़िए, पढ़ना पड़ेगा। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तलाव्य श, मूर्धन्य स, दंत स ह, ऐसे पढ़ेंगे। यानी इनको आपने स पढ़ा होगा, वो गलत है। अगर श भी पढ़े होंगे तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि श स ह, ये तलाव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये होते हैं। अब इसमें ध्यान दो जरा, इसमें एक पॉइंट आगे बता रहा हूं, उस पॉइंट को जरा ध्यान दो कि यहां पर क ख ग घ ङ से लेकर मैंने ह तक लिखा हुआ है। ये 33 व्यंजनों को कहीं न कहीं बोलते समय आपके क्या, आपके मुंह के जो अंग है, मुख अवयव जो हैं, वो काम कर रहे होंगे, आपस में कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ हरकत हो रही होगी और कुछ ना कुछ विभेद होंगे। तो अब मैं एक बात आपसे कहने जा रहा हूं
जरा ध्यान से समझना, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखकर, इस पूरी सीरीज को देखकर, इस पूरे क्रम को देखकर, अपने हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की संरचना को देखकर आप ध्यान से एक बात समझ लेना कि जो व्यक्ति, जो लोग, जो समाज यह कहता है कि हिंदी केवल और केवल लोकाचार की भाषा है, वैज्ञानिकता से पूर्ण भाषा नहीं है, उनको बता देना कि भैया यहां से यहां तक जरा ध्यान से देख लो, ये सब क्या है, ये सारे के सारे एक श्रृंखला में जो लिखे गए हैं ये व्यंजन है, और हमने स्वरों को पहले ही पढ़ लिया है, वो भी अलग थे, इसके अंदर नहीं है स्वर कोई भी, ये सब के सब क्या है, व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं है। ठीक है, यहां पे मैंने अ आ ई ऐसे सब नहीं लिखा है। तो पहली वैज्ञानिकता की पहचान तो मैंने आपको यही बता दी। अभी इसी क्लास में देखते चलिएगा, अभी आगे कुछ बताने जा रहा हूं, वो दूसरी वैज्ञानिकता की पहचान होगी क्या, कि सबसे पहला जो भेद हम पढ़ेंगे व्यंजनों का, हेडिंग डाल लीजिए व्यंजनों के भेद। अब जब पहला भेद हम पढ़ेंगे तो पहला भेद ही होता है वर्गिक भेद, वर्गीय भेद, नोट कर लेना, वर्गीय भेद या फिर वर्गीय रूप। अब वर्गीय भेद क्या हुआ भैया, देखो हमारे भाषा विज्ञानियों ने जब हिंदी वर्णमाला को सजाया, उसको रचित किया, उसको रखा, एक श्रृंखला में पिरोया, तो उसको पिरोने के बाद, उसको रखने के बाद उन्होंने ऐसी संरचना की कि उसको हम वर्ग के अनुसार बांटकर उन्होंने रख दिया। उन्होंने एक काम किया कि जो एक ही स्थान से बोले जाने वाले अक्षर हैं, वर्ण हैं, व्यंजन हैं, उनको एक श्रृंखला में एक क्रम में रखा, और उसके पहले अक्षर से हमने उस वर्ग को क्या कर दिया, नामांकित कर दिया, उसका नामकरण कर दिया। जैसे आपके घर का मुखिया आपके पिताजी होंगे, या फिर आपकी मम्मी होंगी, या फिर आपके बाबा होंगे, आपके जो भी मुखिया घर के होते हैं, प्रधान जिसको बोलते हैं, घर का प्रधान या फिर घर का मुखिया। तो क्या होता है, जब किसी के यहां से निमंत्रण आता है तो निमंत्रण पत्र पर उस व्यक्ति का, जो आपके घर का मुखिया है, उसका नाम लिख कर आता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि मुखिया का नाम लिख दिया गया, यानी सारे घर को आमंत्रित कर दिया गया, यह मान लिया जाता है। तो इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे भाषा विज्ञानियों ने इस पूरे श्रृंखला के पहले अक्षरों को लेकर उस वर्ग का ही नाम कर दिया। तो क अक्षर से क वर्ग हो गया, च अक्षर से च वर्ग हो गया, आपके ट अक्षर से ट वर्ग हो गया, त अक्षर से त वर्ग हो गया, प से प वर्ग, अब यहीं तक, आगे नहीं। अच्छा, आगे क्यों नहीं, यह भी प्रश्न उठता है। यह ध्यान रखना, आज के पहले नहीं सुना हो तो समझ लो इस चीज को कि क च ट त प वर्ग, ये 5 वर्ग के बाद इन दोनों को क्यों छोड़ दिया गया, इसके पीछे भी वैज्ञानिकता है। दूसरा रीजन वैज्ञानिकता का, तीसरा कारण बताने जा रहा हूं। क्या कारण है भैया, जरा देखो, मैंने कहा ना कि जो एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते थे, एक ही स्थान से बोले जाते थे, उनको एक ही क्रम में रखकर उसके पहले अक्षर से उनका वर्ग बना दिया। अब देखो क ख ग घ ङ, इन 5 को हम कंठ से बोलते हैं, आगे बताऊंगा इसको डिटेल में, अभी टेंशन मत लो, बस इतना जानो कि क ख ग घ अंग को क वर्ग में क्यों रखा गया, क्योंकि इसको हम कंठ वर्ण बोलते हैं, इसको कंठ से बोला जाता है। और दूसरा कारण कि क ही क्यों पहले आया, अंग क्यों अंतिम में आया, यह भी वैज्ञानिकता का कारण है। यह भी बता दूं, सुन लो कि आप जब क ख ग घ ङ बोलते हो तो जरा देखते चलना, वायु का जो प्रवाह है, हवा निकलने का जो तरीका है, और जो आपकी जिह्वा सरकने का तरीका है वह कैसे है। आप क बोलते हो तो क जिह्वा कहाँ होती है, ऊपर होती है एकदम, कंठ के पास, कंठ आपका ये कंठ के तरफ से उठा हुआ। ख पीछे खिसकती है, ग और पीछे, घ
थोड़ा और पीछे। और जब आप अंगा बोलते हो तो अंगा बोलते समय आपकी जीवा शिथिल हो जाती है और आपका कंठ से आवाज निकलती है और नासिका से हवा निकलती है। ध्यान रखो, नासिका और मुंह दोनों एक्टिव हो जाते हैं कब? पांचवें अक्षर पे पहुंचते पहुंचते। और क में कम हवा निकलती है, ख में ज्यादा निकलती है, फिर ग में क्या निकलती है? ग में फिर कम निकलती है, फिर घ में ज्यादा निकलती है, और फिर अंगा पे जाके दोनों से हवा निकलती है। तो यह आपके दिख रहे होंगे कि यह क्या है? वैज्ञानिकता के कारण है। इसीलिए इस सीरीज को ऐसे क्रम रूप में रखा गया, इस श्रृंखला को। च बोलो, छ बोलो, ज, झ, ञ, ये सारे के सारे तालु से बोले जाते हैं। तालु से तालव्य वर्ण होते हैं, तो इनको च वर्ग में एक श्रृंखला में रखा गया, एक वर्ग में रखा गया। अब इन दोनों को क्यों नहीं रखा गया? जैसे ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, त वर्ग कहां से बोला जाता है? तो त वर्ग दंत से बोला जाता है, धातु से। प वर्ग आपका ओठ से बोला जाता है, होष्ठ से। किसी न किसी मुख अवयव की सहायता से बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है? अब अगला चीज कि इनको क्यों नहीं वर्गों में रखा? क्यों नहीं यहाँ पे य वर्ग लिख दिया? क्यों नहीं यहाँ पे स वर्ग लिख दिया? ऐसा क्यों नहीं किया गया? उसका एकमात्र कारण ये है कि आप कहे य, र, ल, व या फिर तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत श और ह में जब आप देखोगे तो इनका उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। इन सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? अलग अलग स्थानों से होता है। इसीलिए इनको एक वर्ग में नहीं रखा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अगला बात समझिए कि अगली बात जरा ध्यान से समझिएगा कि यहां से क वर्ग से प वर्ग तक ऐसे कर लो जरा, और ये बताओ कि टोटल कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको? टोटल कितने वर्ण हैं? तो टोटल आपको दिख रहे होंगे कि इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5, और टोटल वर्ग कितने? 5। तो 5 गुणे 5 बराबर 25। 25 व्यंजन आपके जो है यहाँ पे, इन 25 वर्णों को हम क्या बोलते हैं? तो इन 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या नाम दिया गया? स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन जब बोला गया इसको, स्पर्श व्यंजन जब बोला गया इसको, तो मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इन 25 वर्णों को बोलते समय आपके जो मुंह है, आपका जो मुख है, उसके अंग कहीं ना कहीं क्या होते होंगे? स्पर्श होते होंगे आपस में। इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन बोला गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला बात यह है कि इसको फिर क्या नाम दिया गया? यरलव को। तो यरलव को नाम दिया गया, इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन अगर हमने इसको बोला तो अंतस्थ व्यंजन बोलने के पीछे कारण क्या है? तो अंतस्थ व्यंजन बोलने के पीछे कारण यह है कि अंत धन अस्त, यानी जो हवा होती है वो अंदर की तरफ जाती है, बाहर नहीं निकलती। इसी कारण से इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब यहां पे उच्चारण के स्थान के आधार पर नहीं बोला, यहां पर हवा के आधार पर बोला अंतस्थ व्यंजन। तो ध्यान रखना कि अंतस्थ व्यंजन कैसे हो गया? अंतस्थ व्यंजन हो गया क्योंकि हवा क्या हो रही है? अंदर की तरफ जा रही है, इसीलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अगला जरा देख लो, अगला पॉइंट जो है हमारा, अगला पॉइंट है कि तालव्य श, मूर्धन्य श और आपका दंत स और ह, इनको कहां से कैसे बोला जाता है? तो इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। नोट कर लो, ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन हो गया भैया। ऊष्म व्यंजन क्यों बोला? जरा बोल के चेक करो, गर्म हवा बाहर निकल रही होगी। इन चारों को बोलते समय आपके मुंह से गर्म हवा बाहर निकल रही होगी। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, गर्म हवा निकल रही होगी। तो गर्म हवा निकली इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोला गया। इतनी पॉइंट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक चीजें क्लियर करते चलना। अगर नहीं समझ में आ रही है, कहीं भी एक भी पॉइंट अगर आपके समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज लाइव सेक्शन में आप लाइव चैट पे तुरंत पूछो। अगर आप लाइव चैट में नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में।
समझ लेना इस पॉइंट को। अभी तो एसएससी जीडी वाले के भी वैकेंसी आ गई है ना, उनके भी फॉर्म आ गए हैं, अब तो उनको भी ये हिंदी उसमें भी है, ध्यान रखना, कंप्रिहेंसिव हिंदी उसमें भी आती है, तो उसमें भी यहां से क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे। और यही नहीं, जब मैं आगे पढ़ाता चले जाऊंगा तो वहां से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी। तो ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर कर लो। यूपीएसआई, एएसआई, आप टेट की तैयारी कर रहे हो, पेट वाले जो 20 तारीख को पेपर है, मैं आपको दावा करता हूं कि 20 तारीख 20 अगस्त के पहले, आज 21 अगस्त है, मैं 20 अगस्त के पहले पहले आपको बता दूं कि क्या हो जाएगा। आपका सिलेबस आधा से अधिक, थर्ड फोर्थ सिलेबस, यानी आपका कम से कम आपका 75% सिलेबस तो मैं कवर करा के रहूंगा। ये कंफर्म मानो 1 महीने में हो जाएगा और आराम से होगा, जितना आने वाला है आपके एग्जाम में। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो तो ढंग से पढ़ लो, प्रैक्टिस सेशन भी 1-2 दिन में मैं लॉन्च करने वाला हूं, वो भी आपके आ जाएंगे पेट के लिए और आने वाले पीजीटी के लिए भी। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट आने वाले पेट एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी का पोर्शन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, यहां तक की बातें लिखने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान से एक एक पॉइंट अब लिखते चलिएगा जो मैं बता रहा हूं। क्या कि मैंने आपको 3 रूप बता दिए, किसके आधार पे? इसके वर्गिक आधार पे, जातीय आधार पे। पहला क्या बताया? वर्गीय आधार बताया, जिसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, यानी एक ही जगह से उच्चारण होते हैं, यानी उनको उच्चारण करने में, उनको बोलने में मुंह के किसी न किसी अंग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। उसके बाद यर, लव और आपके जो तलाभ्य श, मूर्धन्य स, दंत्य श और ह था, इनको भी अलग अलग मैंने बताया कि यर, लव को क्या बोलते हैं, उनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तलाभ्य श, मूर्धन्य स और दंत्य श और ह को क्या बोलते हैं, तो उसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे, थोड़ी सी चर्चा बढ़ाते हैं और बात करते हैं, लिखो, व्यंजन के भेद उच्चारण स्थान के आधार पे। पहला पॉइंट नोट करना, उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजन के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजन के भेद नोट करते चलना, एक एक पॉइंट बार बार बोल रहा हूं। उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजन के भेद। पहला लिखिए, द्वयोष्ठ। और परिभाषा मैं बोल रहा हूं, लिखते चलिएगा। इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी जो इंपॉर्टेंट वर्ण है, उनको मैं लिखूंगा, उनको नोट करना आपको जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए, द्वयोष्ठ का मतलब क्या होता है भैया? द्वयोष्ठ का मतलब होता है, इसको खंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? द्वय और धन ओष्ठ। तो ओष्ठ का मतलब क्या होता है? द्वय का मतलब 2 होता है। द्वय का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो दोनों होठों की सहायता से, और ओष्ठ का मतलब होठ होता है, यानी जिन अक्षरों को बोलने में दोनों होठों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? द्वयोष्ठ बोलते हैं। यानी उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दोनों होठ होंगे। दोनों होठ आपस में जब चिपकेंगे तो उसको चिपकने पर उस वर्ण का, उस व्यंजन का उच्चारण होगा। तो कौन कौन से होते हैं इसके अंतर्गत? तो जरा प वर्ग वाले बोल के देखो, प, फ, ब, भ, म भी मैं बोल रहा हूं यहां पे, ध्यान रखना, टेंशन मत लेना इसमें कि म क्यों छोड़ रहे थे या पे बोल रहे थे, ठीक है। तो यहां पे लिखो प, फ, ब, भ और आपका हो जाएगा म। और एक और लिख लेना, व बोलते समय भी देखोगे तो आपके होठ क्या होंगे? आपस में स्पर्श करेंगे, चिपकेंगे। अब एक चीज ध्यान दो जरा यहां पे कि आपसे प्रश्न क्या पूछेगा। प्रश्न इन 5 में से, इन 6 में से आपके कोई एक अक्षर दे के पूछ सकता है कि इसका उच्चारण स्थान बताइए।
तो आपको द्वयोष्ठ लिखना पड़ेगा, दोनों ओठ लिखना पड़ेगा। अगर यह आपसे ये पूछ दे कि निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण ओठ की सहायता से होता है, तब आप आंसर क्या दोगे, प वर्ग दोगे। क्यों दोगे, प फ ब भ म, ये देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ये प वर्ग है, ये क्या है, प वर्ग है। तो ध्यान रखना, इसको क्या बोलोगे, प वर्ग भी बोल सकते हो। तो यहां से ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो यह पहला रूप हो गया भैया। दूसरा रूप लिखो, एक और दूसरा रूप लिखो, दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ, अब इसको जरा खंड करो, मैं वही सेम टू सेम करने वाला हूं, कुछ अलग नियम नहीं है। दंत्योष्ठ, दांत, दंत्य प्लस ओष्ठ। अब ये दंत्योष्ठ में दंत्य प्लस ओष्ठ लिखा, तो दंत्य का मतलब क्या होता है, दांत होता है। दंत्य का मतलब क्या होता है, दंत्य का मतलब दांत, और ओष्ठ का मतलब होठ। यानी जिसको बोलने में दांत और ओठ दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दंत्योष्ठ बोलते हैं। यानी जिस वर्ण का उच्चारण दांत और होठ दोनों की सहायता से होता है, उसको हम दंत्योष्ठ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दंत्योष्ठ बोलते हैं। कौन से वर्ण होते हैं, तो लिखो यहां पे, उन वर्णों को लिख लो जरा। इसमें दो होते हैं आपके, एक तो आपका फ होता है, फ, और दूसरा होता है व। अब देखो, इनमें दोनों में फर्क समझ लेना कि यहां पर भी है और वहां पर भी है। क्या ये जो फ है यहां पर फ है, या फिर दोनों एक ही है, मतलब समझ लो। जब भी फ के नीचे, इस फ के नीचे अगर नुक्ता लग जाए, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, किसी भी हिंदी वर्णमाला के अक्षर को अगर आपको फारसी भाषा में परिवर्तित करना है, तो आप उसके नीचे नुक्ता लगा दो, वह फारसी में चेंज हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। इसीलिए नुक्ता का प्रयोग भी होता है। और दूसरी चीज कि ये जो व है, वास्तव में यह उर्दू का शब्द है, उर्दू का एक अक्षर है, उर्दू वर्णमाला से लिया हुआ एक अक्षर है, वह हिंदी का नहीं है, समझ गए। तो ध्यान रखना। अब इस व में जब व आप बोलते हो, तो व को बोलते समय आपके जो दांत होते हैं वहां से जीवा हटती है। व जब बोलते हो तो बोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दांत और ओठ दोनों की सहायता से व बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों दंत्योष्ठ होंगे। आपके सामने प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर फिर अगर हमसे व के विषय में यह पूछ दे कि व का उच्चारण स्थान बताइए और दोनों ऑप्शन आ जाए, फिर हम किसको प्रीफर करेंगे, फिर क्या बताओगे। तो ध्यान रखना, हमेशा प्रेफरेंस दंत्योष्ठ को देना। तो तीसरा हेडिंग डालिएगा, और तीसरा होता है वर्ड्स। क्या होता है, वर्ड्स, इसको बोलते हैं वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब क्या होता है भाई साहब, वर्ड्स का मतलब होता है मसूढ़ा। क्या होता है, मसूढ़ा। अब मसूढ़ा होता है, वर्ड्स का मतलब ध्यान से देखते रहो, वर्ड्स मतलब क्या होता है, मसूढ़ा होता है। अब ऐसी ध्वनियां, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो आपकी जीभ है वो किसको स्पर्श करे, मसूड़े को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है, मसूड़े को स्पर्श करती है। वैसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, वर्ड्स व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड्स व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, जिनको बोलते समय आपकी जीवा मसूड़े को स्पर्श करती है। तो देखिए, न, र, ल और आपका श, ये आपके होते हैं, चार व्यंजन इसमें आते हैं। वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने इसमें आपके टठा को भी माना है, लेकिन जो सर्वमान्य है उसकी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे कि सर्वमान्य किसके हैं, इन चारों का है कि न, र, ल, स। इनको आप जब बोलोगे तो आपकी जो जीभ होती है ऊपर वाले मसूड़े को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम वर्ड्स
कहेंगे। अच्छा, वत्स बोलते हैं, ध्यान रखना उच्चारण इसका उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण होता है वत्स। इसका उच्चारण वत्स्य नहीं होता। जैसे आप लोग बोलते हो मत्स्य को, कई लोग मत्स्य उच्चारण करते हैं, वो गलत उच्चारण होता है, वो मत्स्य उच्चारण होता है। वैसे यहां पर है वत्स्य उच्चारण होगा। ठीक है, चौथा रूप क्या है हमारा? दंत्य है। चौथा रूप क्या है भैया? दंत्य है। अब दंत्य क्या होता है? दंत्य क्या मतलब होता है? दांत। दांत यानी जिह्वा किसको स्पर्श करेगी? दांत को स्पर्श करेगी। किसको स्पर्श करेगी? दांत को स्पर्श करेगी। तो मैंने आपको उसमें बताया था, जब मैं वर्गिक नियम बता रहा था, तो वर्गिक नियम में मैंने आपको बताया था कि जो त वर्ग है, त, थ, द, ध, न, ये क्या होते हैं? ये आपके दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से भैया? देखो, त हो गया, थ हो गया, द, ध, और उसके बाद न, और एक और है दंत्य श होता है, दंत्य स। तो ये आपके जो आपके रूप दिख रहे हैं, इनको कहां से बोला जाता है? इनको बोलते समय हमारी जीवा दांत को स्पर्श करती है। आप बोल के देखो, त, थ, द, ध, न और स। इसका स्पष्ट उच्चारण क्या है? स, यानी संतोष, संतोष, संविधान। ठीक है, ध्यान रखना, ये ऐसे बोलते हैं इसको। सर्प, सर्प नहीं, सर्प, श बोलोगे तो दूसरा हो जाएगा, ये सर्प है। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहां पे भी न है, यहां पे भी स है, यहां पे भी न और स दोनों है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? तो ध्यान हमेशा रखना कि इसका जो मूल उच्चारण होता है, मूल उच्चारण वो कहां से होता है? दंत्य से होता है, दांत की सहायता से होता है। वर्ष जो होता है इसका द्वितीयक उच्चारण। द्वितीयक का मतलब क्या? दूसरा उच्चारण स्थान है। अगर गलती हो जाती है तब आप इस स को श की तरह पढ़ते हो, तो यहां पर वर्ष में पढ़ देते हो आप। ध्यान रखना इस पॉइंट को। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपसे आता है कि न का उच्चारण स्थान बताइए और दोनों ऑप्शन आपके हैं, तो आप सही दंत्य को करोगे। किसको प्रीफर करोगे? दंत्य को प्रीफर करोगे। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अगला देखिए, पांचवा बिंदु हमारा देखिए क्या है। पांचवा बिंदु होता है दंत्य के बाद आप आ जाइए नीचे, त के बाद क्या आता है? मूर्धा। त वर्ग के बाद मूर्धा वाला, तो इसको लिखिए मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन या फिर मूर्धन्य ध्वनियां क्या होती हैं? जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। कहा? हमारी जीभ जो है मुड़कर मूर्धा को टच करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, वैसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं। अच्छा, अब यहां पे मूर्धा क्या होता है? मूर्धा क्या होता है वो समझिए जरा। देखिए, आप ये आपकी मान लीजिए ये सरफेस आपकी ऐसे गई, जबड़ा ऊपर वाला आपके मुंह में जो ऊपर वाला जबड़ा है ऐसे जाता है, तो ये जो सबसे गहरा स्थान आपको दिख रहा है, सबसे जो गहरा स्थान आपके मुंह के अंदर ऊपर वाली सिरे पे दिखती है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को मूर्धा कहते हैं। अब ध्यान दो जरा, मैं चित्र बना के भी दिखाऊंगा, ध्यान से समझते रहना इस पॉइंट को। तो कौन कौन से वर्ग आते हैं आप बोलोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि मूर्धा किसको कहते हैं। ट वर्ग, ट वर्ग इसके अंतर्गत आता है। तो ट, ठ, ड, ढ, ड़, ड़, और एक और आपका मूर्धन्य श। श तो उष्म होता है, इसीलिए उष्ण होता है, उष्म होता है, शलगम नहीं होता, षटकोण होता है, षटकोण नहीं होता, षटकोण होता है। तो यानी इसको बोलते समय हमारी जीभ क्या होगी? थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ऐसे होती है ऊपर की तरफ, टेढ़ी हो जाती है, और टेढ़ी होके ऊपर यहां वाले पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट पे क्या होती है? लगती है कट्ट से, और उसी को क्या कहते हैं? उसी स्थान को मूर्धा कहते हैं। देखते चलो आगे, अगला भाग देखिए। अगला पार्ट हमारा है कि मूर्धन्य के बाद आपका आएगा तालव्य। मूर्धन्य के बाद क्या आता है? तालव्य। तो तालव्य व्यंजन किसको कहते हैं भैया? मैं नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूं, देखते चलो। तालव्य व्यंजन, अब तालव्य व्यंजन किसको कहते हैं? तो जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वह किसको स्पर्श करती है? वह स्पर्श करती है तालु को। किसको स्पर्श करती है? तालु को स्पर्श करती है। देखो कौन कौन से होते हैं। च, च, छ, ज, झ, और आपका ञ, और इसके बाद श,
देख लो, ये आपके जो वर्ण दिख रहे हैं 6 वर्ण, ये क्या हो जाएंगे? तालव्य कहलाएंगे। अच्छा इस पे देखो, तालव्य मतलब मैंने बोला कि तालु को स्पर्श करेगा। किसको स्पर्श करेगा? तालु को स्पर्श करेगा। तो भैया जरा ये मुझे बताना कि ये तालु क्या होता है। तो मुंह में आप देखो, जो ऊपर वाला मसूड़ा है ना, आपके मुंह में जो ऊपर वाला मसूड़ा है, उस मसूड़े के थोड़ा सा जब ऊपर आप जाते हो तो उस भाग को हम तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। इसको आप नोट ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे आगे नोट ऐसे भी कर सकते हो कि दांत, यानी दांत की सहायता से बोले जाते हैं, दांत से। ये किससे? तो ये आपके मूर्धा से, मूर्धा से। और ये किससे? तो आपके तालु से। ये आप नोट कर लो पहले, उसके बाद आगे देखो। और इसके बाद तालव्य के बाद 7वां जो रूप चलता है उसको बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ वर्ण या फिर कंठ ध्वनियां। अब कंठ व्यंजन क्या होते हैं भैया? तो कंठ व्यंजन उसको कहते हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। कहां से? कंठ से होता है। अब कंठ कहाँ है? आपने किसी ब्राह्मण को देखा होगा, जो पंडित जी होते, पुजारी बाबा लोग होते, यहां पे लगाते हैं तिलक गले पे। तो गले के ऊपर जब आते हो तो जो घाटी निकली होती है ना पुरुषों में, पुरुषों के आवृत्ति बढ़ जाने के कारण, जो घाटी निकल जाती है गले में, उसी घाटी को हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। उसी को कंठ बोला जाता है। तो जब कंठ से उच्चारण होता है तो कंठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन को हम क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन कहते हैं। वर्गिक नियम में मैंने बताया था, जो पहला वर्ग है, कौन सा वर्ग है? पहला क वर्ग। तो क हो जाएगा ख, ग, घ और ङ। और कोई भी भैया इसमें? और कोई नहीं? हाँ नहीं आता। मत सोच लेना कि हाँ लिखेंगे, हाँ नहीं आता इसमें। क्यों नहीं आता? क्योंकि अगला नियम, अगला रूप जो लिख रहा हूं, एकलौता अलग से लिख रहा हूं, जिसको बोलते हैं काकल्य। क्या बोलते हैं? काकल्य। तो काकल्य में लिख लेना, जिसको कौआ भी बोला जाता है, कौआ। अब ये काकल्य ध्वनियां कौन सी होती है भाई साहब? तो काकल्य ध्वनियां उनको कहते हैं, काकल्य ध्वनि जिसमें आपके कंठ के थोड़ा सा ऊपर अगर वहां से ध्वनि निकलती है तो उसे हम क्या कहेंगे? काकल्य ध्वनि बोलते हैं। और उसी स्थान को काकल या फिर कौआ कहते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वोकल कॉर्ड बोलते हैं। क्या होता है भैया वो? जैसे यहां से उच्चारित होने वाला ध्वनि है हा, ह यहां से उच्चारित होने वाली ध्वनि है, एकमात्र हिंदी वर्णमाला की ध्वनि ह है, जो कि वोकल कॉर्ड यानी काकल्य से उच्चारित होती है। अब ध्यान दो, बहुत लोग कंठ के अंदर इसको बताते हैं, गलत होता है। वो कंठ के अंदर नहीं बोला जाता, काकल्य के अंदर बोला जाता है, क्योंकि हम काकल्य और कंठ में फर्क नहीं समझते। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ह को काकल्य में, कंठ में ही लिख देते हैं। तो अब ये 8 ध्वनियां मैंने आपको बता दी, 8 रूप मैंने आपको बता दिए उच्चारण स्थान के आधार पे। अब जरा एक चीज देख लो कि आपके मुख में कहां क्या होता है। मान लो ये आपका पूरा का पूरा सीरीज है, ऊपर से ऐसे, ठीक है, ये गया, और यहां पे आपका ऊपर वाला दांत मान लो, ठीक है। अब आगे देखते चलो कि यहां आपका दिख रहा है दांत। अब इसके ऊपर ये पार्ट मसूड़ा हो जाएगा। तो इस वाले भाग से जो भी बोला जाएगा, इस वाले भाग से जो भी वर्ण बोले जाएंगे उनको क्या कहेंगे? वर्ड से बोलेंगे। यानी ये क्या हो जाएगा? आपका मसूड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका मसूड़ा कहलाएगा। अब इस मसूड़े के ऊपर जब आप पढ़ोगे, तो यहां से शुरू होकर कम से कम यहां तक ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है भैया? तालु कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? तो तालु कहते हैं, इसी को तालु कहते हैं। अब देखो, इसी को तालु कहते हैं, यानी तालव्य से बोला जाता है। और दांत वाला तो देख ही रहे हो कि दांत से बोला जाएगा, तालु इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगला भाग देखो इसका, तालु के आगे जब आप बढ़ते हो, तो तालु के आगे जब बढ़ोगे तो ये यहां से शुरू होकर और ये पूरा भाग, यहां तक का भाग क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा भाग कहलाता है आपका मूर्धा।
क्या कहलाता है? यही आपका मूर्धा कहलाता है। यानी जब आप ट बोलते हो तो आपकी जीभ या तो यहां लगेगी या तो यहां लगती है। श बोलते हो तो आपकी जीभ इसी गहरे वाले इलाके में रखती है, तो इसको मूर्धा बोलते हैं। अब देखो यहां पे जब आप आते हो नीचे की साइड में, तो यहां पे आपका ऐसे घुटी निकली होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। जहां से आपके ये वर्ण उच्चारित होते हैं, क ख ग घ वाले वर्ण उच्चारित होते हैं। और ये वाला जो पार्ट है बीच का, इसके यहां से लेकर और यहां तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? काकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकल, या फिर कौवा बोलते हैं, या फिर वोकल कॉर्ड बोलते हैं। अब समझ में आ गई बात। ये पूरा का पूरा सीरीज भी मैंने ऐसे समझा दिया। आज इतना ही। और कल जब हम मिलेंगे तो अभी व्यंजन ध्वनियां हमारी समाप्त नहीं हुई है, अभी इसमें बहुत बाकी है। अभी इसमें आपको उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इसके भेद पढ़ने हैं। उसी में आपको इसके बाद इसमें आपको प्राणत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पे, जो अल्प प्राण महाप्राण आप पढ़ते हो, जो आप अघोष सघोष पढ़ते हो, ये सारी चीजें इसमें हमको अभी पढ़नी है। तो कल अगली कक्षा जो लगेगी, अगला भाग जो हमारा आपको मैं दूंगा, उसमें इसके आगे के ऊपर हम चर्चा करेंगे, आगे के विषयों पे चर्चा करेंगे। और अगर आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अपने जो भी दोस्त आपके हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की जिसमें हिंदी का पोर्शन आता है, तो उनको रिकमेंड कीजिए। क्योंकि देखिए यहां पे आपको फ्री में मिल रहा है कोई भी चीज। आपको जो हिंदी मिल रही है यहां पे, एक तो फ्री में मिल रही है, दूसरी चीज क्या है कि फ्री के साथ साथ आप डेप्थ देख लो, नॉलेज देख लो, डेप्थ देख लो। अगर आपके काम का है तो अपने दोस्त को रिकमेंड करो, बताओ कि यहां पे फ्री में उनको क्लासेस मिल रही हैं। केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली बेसिस पे क्लासेस पाएं। और शेयर करिए, आप लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए। आपको अगर कुछ नई चीज इसमें चाहिए, जैसे मान लो आपको चाहिए कि नहीं सर हमें प्रैक्टिस सेशन भी दे दो, तो हाँ मैं उसकी भी तैयारी कर लूंगा, बशर्ते 1 लोग के लिए 2 लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेशन नहीं ला सकता। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग आपस में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें इस सेशन को, और बताइए कि हाँ प्रैक्टिस सेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी टॉपिक चाहिए अगला, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। मैं व्यंजन समाप्त होगा, वर्ण विचार समाप्त होगा, तो शब्द विचार के पहले आप चाहोगे कि भाषा के अतिरिक्त जो साहित्यिक हमारे काव्य लक्षण के तत्व होते हैं, जो 3 रस छंद अलंकार, उनको समाप्त कर देंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करने से ही हमें पता चलेगा कि हाँ आपको कितनी चीजें मैं बता पा रहा हूं, कितनी चीजें नहीं बता पा रहा हूं। तो इतनी बातें मैंने आपको आज बता दी, और कल जब हम मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ, व्यंजन के दूसरे भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और सुरक्षित रहिए, और अपने इस सेशन को जरूर से जरूर शेयर करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।